हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त प्रियांशु जायसवाल और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 5। और लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ेंगे 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। रिवोल्यूशन का मतलब लिबरल्स का जो रिवोल्यूशन था 1848 में, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेज में पढ़ाया था कि सबसे पहले 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद 1815 में वेना कांग्रेस आया था, और उसके बाद 1830 और 1848 में दो रिवोल्यूशंस होने वाले थे। तो दो रिवोल्यूशन हमें अभी आगे पढ़ना है। तब मैंने आपको बताया था कि नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म के फैक्टर क्या क्या हैं। तो नेशनलिज्म के फैक्टर है, नेशनलिज्म म्यूजिक, लिटरेचर, लैंग्वेज से भी आ सकता है। और नेशनलिज्म में लिबरल्स का क्या रोल था? तो लिबरल्स चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, तो लिबरल्स का ये रोल था। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कंट्रीज, नेशन कैसे बनते हैं। तो 1870s तक देखते हैं तो हमने देखा था कि 1789 में फ्रांस आज़ाद हो गया था, और ये बेल्जियम, ये 1830 है। बेल्जियम भी 1830 में आज़ाद हो गया था। ग्रीस भी 1813 में इंडिपेंडेंट हो गया था। पोलैंड भी 1830 में इंडिपेंडेंट हो गया था। तो अब हम लोग टाइमलाइन देखते हैं। तब 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, फिर 1815 में वेना कांग्रेस हुआ था, 1830 में नेशनलिज्म आया, और 1848 में फ्रांस में ही क्रांति हुआ, और उसकी वजह से नॉन इंक्लूसिव सोशल आ गया और वेल्थ है। और इसके इकोनॉमिक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो रोल ऑफ लिबरल्स, तो लिबरल्स के रोल से हमें पता चलेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 1789 के में भी लिबरल्स का रोल था, और 1830 के रिवोल्यूशन में भी लिबरल्स का रोल था। तो जो लिबरल्स हैं वो बहुत बड़ा काम किए थे रिवोल्यूशन लाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, तब अब हम पढ़ते हैं। इसी वजह से ये टॉपिक चालू हुआ है, 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. तो जो पैरेलल था रिवोल्ट पुअर, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट और वर्कर का बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में 1848 के रिवोल्यूशन में। तो एक रिवोल्यूशन एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भी किया था। Events of February 1848 in France has brought about the abdication of the monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. तो जो इवेंट हुए थे 1848 के फरवरी फ्रांस में, तो वो अब्डिकेशन हो गए मोनार्क के, और उसने यूनिवर्सल मेल सफरेज बना दिया, मतलब वोटिंग राइट को प्रोक्लेम कर दिया। In other parts of Europe, where independent nation-state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. तो फ्रांस में जो आ गया था यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट थे यूरोप के जिसमें नेशन स्टेट अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मतलब वो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं थे। जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगरियन हो गया एम्पायर, उसमें मेल और वुमेन थे लिबरल मिडिल क्लास से। वो दोनों कंबाइन हो के कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे नेशनल यूनिफिकेशन के साथ। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation-state on parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and freedom of association. तो वो एडवांटेज ले रहे थे ग्रोइंग जो अनरेस्ट पॉपुलर हो रहा था, और अपना डिमांड पुट कर रहे थे कि हम अपना नेशन स्टेट का क्रिएट करें पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल में, और वो हो कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन।
In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professions, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. तो जर्मन रीजन में एक बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस के मेंबर थे, जिसके मेंबर मिडिल क्लास प्रोफेशंस, बिजनेसमैन और प्रोस्पेरस आर्टिसंस थे। वो सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के में सब इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब हर लोगों को नेशनल असेंबली में उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें जर्मन नेशन मिले। On 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. तो 18 मई 1848 18 मई 1848 में के दिन 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो मार्च के एक फेस्टिव प्रोकेशन में अपने 18 मई 1848 में के दिन 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वो मार्च किए थे। एक फेस्टिव प्रोकेशन था अपने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कन्वेंट हुआ और सेंट पॉल में। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. तो वो एक ड्राफ्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे जर्मन नेशन के लिए जो हेड किया मोनार्की को पार्लियामेंट से। When the deputies offered the crown in these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected and joined other monarchs to oppose the elected assembly. तो जो डिप्यूटीज थे वो ऑफर्ड के क्राउन को कि ये फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, वो जो थे किंग ऑफ थे प्रूसिया के, वो रिजेक्ट कर दिए और अदर मोनार्च को भी उन्होंने ज्वाइन किया और अपोज कर दिया इलेक्टेड असेंबली को। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social base of the parliament eroded. तो जब अपोजिशन एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जब स्ट्रॉन्ग हो गए तो जो सोशल बेसिस था वो पार्लियामेंट का वो कम हो गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेज हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर एंड आर्टिसंस ऑन एंड कंसिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। तो जो पार्लियामेंट था जो डोमिनेट कर रहा था, मतलब जो मिडिल क्लास डोमिनेट कर रहे थे, वो रेजिस्ट कर दिए डिमांड्स वर्कर के और आर्टिसंस के और उनके सपोर्ट छूट गए। इन द एंड ट्रूप्स वेयर कॉल्ड इन द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। और जो ट्रूप्स थे उसे भी डिसबैंड कर दिया गया लास्ट में। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट to women was a controversial one within the liberal movement in which large number of women and participated actively over the years. तो जो इशू था पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन, मतलब राइट ऑफ वुमेन को एक्सटेंड करने का, वो कंट्रोवर्शियल बन गया एक लिबरल मूवमेंट का, जिसमें बहुत सारे वुमेन पार्टिसिपेट किए बहुत ईयर्स टू ईयर्स। Women had formed their own political association, founded newspaper and taken part in political meeting and demonstration. तो जो वुमेन थे वो अपनी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई और न्यूज़पेपर को फाउंड किया और पार्ट ले लिया पॉलिटिकल मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशंस में। डिस्पाइट दिस they were denied by suffrage right during the election of the assembly. देखिए यहाँ पर मेन को तो वोटिंग राइट मिल गया था लेकिन वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिला था। ये देखिए कितनी गंदी बात है कि वुमेन को भी, अभी हम लोग शॉर्ट सी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उसमें एक जो तबेले वाला है जो घोड़ा चलाता है या चना बजता है उसे भी वोटिंग राइट है क्योंकि वो मेन है, और जो वुमेन है जो अच्छे काम करती बिजनेस संभालती उसको वोटिंग राइट नहीं था। तो ये अच्छी बात नहीं थी। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. तो जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एडमिट हो तो ऑब्जर्वर मतलब वुमेन्स को सिर्फ देखने के लिए वहाँ बुलाया गया था और वो खड़ी थी। देखिए ये फिगर देखिए। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल कंट्रोपोरली कलर प्रिंट नोटिस द वुमेन इन द अपर लेफ्ट साइड।
देखिए लेफ्ट साइड में देखिए, ये जो वुमेन है यहाँ पर वुमेन सारी खड़ी हैं, वुमेन को बैठने का अधिकार नहीं है। और ये देखिए बीच में ये मदर जर्मानिया का फोटो है। तो उन लोग जो थे असेंबली के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर के चर्च के, तो उन्होंने बीच में यहाँ पर वुमेन की फ़ोटो लगाई, लेकिन वुमेन को कोई भी वोटिंग राइट नहीं था और उन्हें यहाँ पर खड़ा होने का अधिकार था। Through conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, Through could not restore the old order। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे वो एबल नहीं थे लिबरल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए 1840 में, और वो ओल्ड ऑर्डर को नहीं रिस्टोर कर पाए। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। तो जो मोनार्क्स थे उन्हें ये रियलाइज हो गया कि जो साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन है और रिप्रेशन है वो सिर्फ ग्रांटिंग कंसेशन से ही एंड होगा, जो लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी करते हैं। Hence, in the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce changes that had already taken part in the Western Europe before 1815। तो 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, वो इंट्रोड्यूस करने लगी चेंजेस जो पहले से ही थे वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले। The serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominions and in Russia। तो जो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर वो अबोलिश हो गया हैब्सबर्ग डोमिनियंस और रसिया में। The Habsburg rulers granted more autonomy in the Hungarians in 1867। तो जो हैब्सबर्ग रूलर था वो ग्रांट कर दिया बहुत सारे ऑटोनॉमी हंगरियंस के लिए 1868 में। अब फ्रेंड्स हम लोग शॉर्ट सी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रोल ऑफ वुमेन के लिए कुछ लिखा गया है। हाउ वेयर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन टू डिफाइंड। तो कैसे लिबर्टी और इक्वालिटी है वो वुमेन के लिए वो डिफाइंड है। द लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल वेल्कर एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक्सप्रेस द फॉलोइंग व्यू। जो लिबरल पॉलिटिशियंस थे जिनका नाम था कार्ल वेल्कर, वो एक इलेक्टेड मेंबर थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, और वो ये सब व्यूज़ बताते हैं। Nature had created men and women to carry out different functions. Man, the stronger and the bolder and free of the two, had been designated as the protector of the family, its provider, meant for public trust in the dominion of law, production, defense। तो वो कहते हैं कि जो नेचर है, भगवान ने मैन और वुमेन को बनाया अलग अलग फंक्शन के लिए, मतलब मैन के लिए अलग काम है और वुमेन के लिए अलग काम है। मैन के लिए उन्होंने कहा द स्ट्रोंगर, वो स्ट्रॉन्ग है, बोल्डर है और फ्री है दोनों चीज़ों से, और वो उन्हें प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली को खाना पानी चलाने के लिए बाहर, और उन्हें बाहर कमाने के लिए ही भेजा गया है। वुमेन आर द वीकर, डिपेंडेंट एंड टाइम, इट रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन ऑफ मैन, हर स्पेयर इज द होम, द टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन, द nurturing of the family। Do we require any proof that the given such differences, equality between the sexes would be endangered harmony and destroy the dignity of the family? तो उन्होंने वुमेन के बारे में कहा कि वो डिपेंडेंट है, मतलब वो मैन पर डिपेंडेंट है, और वो टीमिड है, रिक्वायर, उन्हें ज़रूरत है किसी की, और उन्हें मैन की प्रोटेक्शन, और उनका स्फेयर जो है वो होम ही है। वो उनका काम है कि वो बच्चों की देखभाल करें, फैमिली की देखभाल करें। और उन्होंने कहा कि हमें अब और कोई प्रूफ चाहिए इस डिफरेंसेस के लिए। फिर एक और थे जिनका नाम था लुइस ऑटो पेटर्स, ये इनका जन्म 1819 में हुआ और ये 1895 में मरे। Was a political activist who founded a women journals and subsequently a feminist political association। फेमिस्ट का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर। मतलब वुमेन राइट्स के लिए अवेयरनेस और इंटरेस्ट हो जाए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी जेंडर्स में। तो
द फर्स्ट इशू ऑफ हिज न्यूज़पेपर, हर न्यूज़पेपर, वो लड़की थी, एक 21 अप्रैल 1849 कैरिड द फॉलोइंग डिटेल। तो उनका जो पहला इशू था उनके न्यूज़पेपर में जो पब्लिश होता 21 अप्रैल 1849 में, ये सब इशू वो दर्शाता है। Let us ask how many men possessed by thought of living and dying for the sake of liberty would be prepared to fight for the freedom of the entire people of all human beings। तो हम पूछते हैं मैन से कि कितने सारे थॉट्स वो लिविंग और डाइंग मतलब सेक ऑफ लिबर्टी को दर्शाते हैं, और जो प्रिपेयर होगा फाइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एंटायर पीपल और पूरे ह्यूमन बीइंग। When this question asks, they would are to easily respond with a yes. Thought their untiring efforts are intended for the benefit of only one half of humanity, man. But liberty is individual. Free men therefore must not tolerate to be surrounded by the unfree। तो उनका जो लिबर्टी है वो इंडिविजुअल है, और जो फ्री मैन है वो टोलरेट नहीं होंगे और वो अनफ्री से सराउंड है। An anonymous reader of the same newspaper sent the following letter to the editor on 25 जून 1850। जो एक anonymous reader है उसी न्यूज़पेपर का, वो वही न्यूज़पेपर देता है 25 जून 1850 को। It is indeed ridiculous and unreasonable to deny women political rights even though they enjoy the right to property which they make use of। तो ये इंडिड और रिडिकुलस और अनरीजनेबल है कि वो डिनाई कर पॉलिटिकल राइट को, और जो इंजॉय कर रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी, दे परफॉर्म फंक्शंस एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट हाउएवर गेटिंग द बेनिफिट्स दैट अक्यूर टू मैन फॉर द सेम। तो वो वही फंक्शन और अज्यूम कर रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिना किसी बेनिफिट्स के, और जो मैन कर रहे हैं वही सेम। Why this injustice? क्योंकि ये injustice है। It is not a disgrace that even the stupidest cattle herder possesses the right to vote simply because he is a man, whereas highly talented women owning considerable property are excluded from this even though they contribute so much to the maintenance of the state। तो उन्होंने कहा है कि एक मतलब एक कैटल हर्डर, एक स्टूपिड कैटल हर्डर मतलब गाय चलाने वाला के पास भी राइट टू वोट है क्योंकि वो मैन है, और जब एक हाईली टैलेंटेड वुमेन है जो प्रॉपर्टी को भी संभाल सकती है और बिजनेस में भी मेंटेनेंस करती है और स्टेट को भी बहुत कुछ दे सकती है, तो उसके लिए राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि वो वुमेन है, इसी के लिए। तो ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दिया। तो कल हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।